हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज के भाग में हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अध्ययन शुरू करेंगे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। अब सदिश गुणनफल का क्या मतलब होता है बच्चों, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। जब हम किन्हीं दो सदिशों का गुणा करें और उसका उत्तर हमें वापस एक सदिश राशि मिल जाए तो इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणनफल बोला जाता है। अब अदिश गुणनफल में भी हम लोगों ने इस बात को नोटिस किया था कि यदि दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो उनका अदिश गुणनफल बनता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी उनका अदिश गुणनफल बन जाता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू में कोस थीटा। ठीक उसी प्रकार से यदि अब हमारे पास दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तो जो इन दोनों का सदिश गुणन बनेगा वो बनेगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और साइन थीटा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक अदिश राशि है, तो इसको सदिश बनाने के लिए इसके साथ एक एकांक सदिश या इकाई सदिश का गुणा किया जाता है, जिसको बोलते हैं एन कैप। तो बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं आपको। वज्र गुणन या सदिश गुणन एक ही मतलब है। यदि दो सदिश ए और बी वेक्टर हों तो इनके सदिश गुणनफल को यूं गुणा का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है बच्चों। अदिश गुणनफल में हम क्या लगाते थे, डॉट, यहाँ पर पूरा x लगाएंगे तो a और b का ये सदिश गुणन बन जाता है और इसको व्यक्त कर देते हैं इससे, और इसका मान, इसके मध्य यदि कोण थीटा हो तो सदिश गुणन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके साथ ही एन कैप को शो किया जाता है। ये इसका सूत्र है बच्चों। और यदि इसका मोड ज्ञात करूं, वो उसका मतलब क्या बनेगा, कांस्टेंट, तो ये एन कैप हटा दिया जाएगा, फिर ये इतना ही सूत्र बनेगा। तो इसके अंदर भी दो सूत्र हैं, बिना मोड के और मोड के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर बात रही एन कैप की। ये वास्तव में उस समतल के लंबवत होता है जिसमें ए और बी दोनों स्थित होते हैं। अब इसकी जो दिशा है वो दक्षिण हस्त पेंच नियम से ज्ञात की जाती है। अब इस बात का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए कि मैंने जो ए और बी वेक्टर लिए हैं वो इस समतल के अंदर कर दिए नोट, और इनके बीच का कोण है थीटा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। अब आप जानते हैं कि जब मैं एन कैप की बात कर रहा हूँ तो वह समतल पर क्या होना चाहिए, अभिलंब। समतल पर अभिलंब का मतलब या तो वो समतल से बाहर की तरफ होगा या वो समतल से अंदर की तरफ होगा। दो हो सकती है ना, या तो बाहर की तरफ होगी दिशा या अंदर की तरफ। अब हमें कौन सी दिशा लेनी है उसके लिए दक्षिण हस्त पेंच नियम का यूज किया जाता है। मान लो यदि मुझे ए क्रॉस बी ज्ञात करना हो, ए का बी से वज्र गुणन ज्ञात करना हो, तो मुझे जाना चाहिए ए से बी की साइड में, और ए से बी की साइड में जाते हुए आप सीधे हाथ से जो पेज है उसके ऊपर फोकस करो ए से बी की तरफ। जैसे ही मैं ए से बी की तरफ अपने हाथ को घुमाऊंगा तो आप घर पे चाहे नोटिस करना कि आप पेंच को खोलने की कोशिश कर रहे होंगे। नॉर्मली जो पेंच होता है वो इसी साइड में खुलता है, ए से बी की तरफ यूं करते हुए। तो जैसे ही मैं पेंच को खोलूंगा तो देखो बच्चों, पेंच कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो जब मैं सीधे हाथ से पेंच खोलूंगा तो पेंच बाहर की साइड में आएगा। तो इस स्थिति में एन कैप की जो होगी ना दिशा, वो बोर्ड से यूं बाहर की तरफ होगी। इसे दक्षिण हस्त पेंच नियम बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बी से ए की साइड में जाने की कोशिश करेगा बच्चों तो यूं, इससे आपका पेंच बंद होगा, और जैसे ही पेंच बंद होगा उसकी दिशा कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। यानी इस कंडीशन में एन कैप की दिशा बोर्ड के लंबवत होगी लेकिन अंदर की साइड में होगी। तो ये दक्षिण हस्त पेंच नियम का सिर्फ यूज क्या है बच्चों, एन कैप की दिशा को व्यक्त करने के लिए वो समतल के लंबवत बाहर होगा या समतल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, बस, और कोई इसका यूज नहीं है। तो ये था दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब पहले की तरह हम स्पेशल केस भी लेंगे। पहला स्पेशल केस, यदि दो सदिश परस्पर समांतर या हों सरेख। दोनों ही कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। जैसे ही थीटा का मान 0 डिग्री आएगा हमारे पास साइन थीटा का मान क्या बनेगा, 0। ये ए क्रॉस बी का मतलब बन जाएगा 0। साथ में एन कैप है तो बेसिकली ये बन जाएगा 0 वेक्टर। तो यदि दो सदिशों का मैं सदिश गुणन कर रहा हूं और उसमें थीटा का मान 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा 0 वेक्टर। अब एक बात, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो इसका यूज करना चाहिए बिंदु गुणन का, और यदि दो सदिश परस्पर समांतर हों तो वज्र गुणन का यूज करना चाहिए। बिंदु गुणन 0 तो सदिश लंबवत, वज्र गुणन 0 तो सदिश क्या बन जाएंगे, परस्पर
समांतर या सरेख। तो दोनों के अंदर अंतर है, दोनों को स्पेसिफिकली ऐसे ही यूज़ करना जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके साथ स्पेशल है आई, जे और के। यदि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ वज्र गुणन किया जाए तो उससे बनेगा जीरो वेक्टर, क्योंकि बेसिकली उनके बीच का कोण कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो वहाँ पर क्या होता था, जब हम लोग अदिश गुणनफल की बात कर रहे थे तो आई और आई का अदिश गुणनफल 1 आ रहा था, लेकिन अगर मैं सदिश गुणनफल की बात करूँगा तो आई और आई का सदिश गुणनफल क्या बन जाएगा, 0। तो इसके अंदर जो अंतर है उनको आप बेसिकली नोट कर लेंगे। दूसरा स्पेशल केस है कि यदि थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री, यानी परस्पर लंबवत सदिश हो, तो उस कंडीशन में इनका वज्र गुणन बन जाता है ए का मोड और बी का मोड। हालांकि इस फॉर्मूले का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1, कोई यूज़ नहीं है। अब इसका यूज़ एक जगह होता है जब हम आई और जे और के और आई का वज्र गुणन करते हैं बच्चों। इससे होता क्या है, देखो, यदि मैं 3 अक्ष ले लूँ इस प्रकार से, एक्स, वाई और जेड, इसकी साइड में आई कैप, ये होता है जे कैप। मैं सिर्फ इस एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है वो तो मैंने ले लिए बोर्ड पे, यानी ये जो समतल है इस पे, और जो जेड अक्ष है मैंने उसको ले लिया बाहर की तरफ। अब यूं तो ये शो नहीं हो सकता, तो मैंने इसको यहाँ पर यूं करके शो किया है। सपोज करो अगर मैं आई और जे का वज्र गुणन करता हूँ तो पेज इस साइड में खुलेगा। पेज खुलने का मतलब बाहर की तरफ, यानी उसकी जो आएगी दिशा वो किस तरफ आएगी, जेड अक्ष की तरफ, यानी बाहर की तरफ। जेड अक्ष की साइड में इकाई से सदिश कौन होता है बच्चों, के कैप। अब होगा क्या, जब मैं आई और जे का वज्र गुणन करूँगा तो ये बनेगा आई का मोड, जे का मोड और साइन थीटा। अब एक्स और वाई अक्ष के बीच का कोण कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री, और साथ में आएगा एन कैप। अब एन कैप का क्या मतलब होता है, ये इकाई सदिश होता है जो दोनों ही सदिशों पर लंबवत होता है। अब एक्स और वाई अक्ष जो हैं उन पर लंबवत तो सिर्फ कौन बन रहा है, जेड अक्ष। तो यहाँ पर एन कैप की जगह यूज़ होगा के कैप। साइन 90 की वैल्यू 1, इनके मान भी 1 और 1 आएंगे, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बन जाएगी के कैप। तो आई डॉट जे का मान कितना बनेगा, के। इसी हिसाब से जे डॉट के का मान क्या बनेगा, आई, और के डॉट आई का मान बन जाएगा जे। इसको याद रखने के लिए सीधा सा सिस्टम बताता हूँ कि आप लिख लीजिए आई, जे और के को, जो मैंने यहाँ भी किया शो। यदि आप घड़ी की साइड में गति करेंगे तो इसका चिन्ह आएगा प्लस, और उल्टी करेंगे तो माइनस। अब होगा क्या, जैसे तुम आई और जे का गुणा करोगे तो इनका उत्तर इससे आगे वाला बनेगा। तो आई डॉट आई और जे का वज्र गुणन क्या बन जाएगा, के कैप। इसी हिसाब से जे और के का करोगे तो क्या आ जाएगा, आई, और इस हिसाब से के और आई का करोगे तो क्या बन जाएगा, जे। उल्टा चलोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर एन कैप ना आकर अंदर की साइड में आएगा, और अगर बाहर की तरफ में के कैप ले रहा हूँ तो अंदर की तरफ क्या बनेगा बच्चों, माइनस के कैप, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों विपरीत सदिश बन जाएंगे। तो ध्यान रखना इनके बीच में ये वाला गैप, इसमें चिन्ह आता है प्लस और इसमें आता है माइनस। ये था बच्चों सदिश गुणनफल की बात। अब इससे तुम्हें एक बात और आ रही होगी समझ में, वो ये कि जब हम बिंदु गुणनफल की बात करते हैं या अदिश गुणन की बात करते हैं तो उनमें सीक्वेंस का कोई रोल नहीं होता। जबकि इसमें क्या होगा, देखो, जैसे ही आई और जे का सीक्वेंस बदला आगे वाले मान भी बदल गए, यानी अब ये दोनों समान नहीं होने वाले। आप अपनी मर्जी से इनका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सदिश गुणनफल के गुणधर्म। पहला है कि अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होने वाले। ए और बी का वज्र गुणन और बी और ए का वज्र गुणन अलग अलग बातें होती हैं। हालांकि अगर मैं दूसरे का गुणा माइनस से कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसका गुणा माइनस से कर दूं तो फिर ये इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि सीक्वेंस नहीं बदलना है, इक्वल नहीं होते, और यदि सीक्वेंस बदलेंगे तो उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो कर देंगे प्लस। अब जो हम लोग इस प्रकार से गुणा करते हैं, गुणा अभी वैसे ही करना है, बस ध्यान रखना जहाँ पर हम गुणा का निशान पहले डॉट लगा रहे थे अब वो वज्र गुणन वाला आ जाएगा। तो ये ए और बी प्लस सी का जब गुणा करूँगा तो आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस में सी। गुणा वैसे ही करना है और उसी हिसाब से कांस्टेंट वाला जो गुणा है उसको भी मैनेज करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश को ज्ञात करना। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
जब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करूंगा तो इस सूत्र से ज्ञात करूंगा, यानी पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करूंगा और उसके बटे में क्या लगाऊंगा, ए क्रॉस बी का मॉड। अब हम जानते हैं कि जो लंबवत इकाई सदिश होता है वो यहाँ भी हो सकता है और अंदर की साइड में भी हो सकता है, तो हम दोनों ही चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, प्लस और माइनस का। जनरली क्वेश्चन में प्लस और माइनस, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही चिन्ह का यूज़ किया गया हो आंसर को मैच करने के लिए। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत जब भी इकाई सदिश ज्ञात किया जाएगा वो वास्तव में कौन होगा, एन कैप, और उसको ज्ञात करने का सिस्टम ये है। अब यदि ए और बी के बीच का कोण ज्ञात हो और उनके मापांक ज्ञात हो तो हम लोग ए वेक्टर वज्र गुणन बी वेक्टर का जो मान ज्ञात करते हैं वो ए वेक्टर के मोड, बी वेक्टर के मोड और साइन थीटा के फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, वो है एन कैप। तो अगर उस कंडीशन में अगर हमें एन कैप नहीं ज्ञात होगा तो ए क्रॉस बी ज्ञात नहीं हो पाएगा। अब यदि ए और बी घटकों के रूप में हो तो उनका मान यानी उनके वज्र गुणन का मान इस सारणिक से ज्ञात किया जाता है। अब इस सारणिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसकी जो पहली पंक्ति है वो तो बनती है आई जे के से, दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए इनके सीक्वेंस का रखना है ध्यान। यदि ए पहले लिखा है तो ए के घटक आएंगे पहले, और यदि बी पहले लिखा होता तो बी के घटक आ जाते हैं। अब ए पहले और बी बाद में है तो ए के घटक पहले और बी के घटक बाद में, और पहले नंबर की जो पंक्ति बनेगी उसमें तो आएगा आई जे और के। तो इस प्रकार से इस सारणी को आगे जाके हल कर लेंगे और उस सारणी को हल करते ही हमारे पास ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब मैं उसके क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ कांस्टेंट के रूप में मान ज्ञात करूँगा। तो अगर मेरे पास इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और इसकी संलग्न भुजाएं हैं ए बी और ए डी वेक्टर मुझे ज्ञात, इसको ए वेक्टर नाम देता हूँ, इसको बी वेक्टर, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी का मोड। मोड का मतलब मैं कांस्टेंट के रूप में ज्ञात कर रहा हूँ, सदिश के रूप में ज्ञात नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूँ तो इन दोनों का वज्र गुणा करके उसके ऊपर मोड लगा दूंगा, जिससे हमारे इसका सदिश क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार सदिश गुणनफल से संबंधित कुछ बातें थी जो आप लोगों को अब समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल है उनको हल करते हैं बच्चों। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है, का मान ज्ञात कीजिए और बीच में लगा रखा है वज्र गुणन का निशान। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चों हम लोगों के पास ए और बी, इसको ए वेक्टर नाम देता हूँ और इसको बी वेक्टर, ये कौन से रूप में आ रहे हैं बच्चों, घटक के रूप में। जैसे ये घटक के रूप में आते हैं तो हम लोग इनको हमेशा सारणिक वाले मेथड से हल करेंगे। तो शुरुआत किससे होगी, आई जे के से, फिर ए को लिख रहा हूँ पहले, यहाँ पर ए है ना पहले, तो ए के घटक आएंगे। ए के घटक कौन है, देखो 2 -3 और ये रहा 4। फिर बी के घटक लिखो 3 4 और माइनस में ये रहा 4। इस सारणी को हल कर लो। सारणी को हल करने का मेथड हम लोगों को मालूम है बच्चों। तो पहले मैं ये जो है ना R1, इसके सापेक्ष इसका विस्तार करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा I, ये और ये पंक्ति जाएगी, बचेंगे ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा -16। फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो उसके आगे लगा देते हैं माइनस। अब ये और ये गए तो बनेगा -8 और माइनस में 12। आखिर में आएगा प्लस का के कैप, ये और ये गए तो यहाँ पर आएगा 8 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 9। ओवरऑल वैल्यू आएगी -4i कैप, यहाँ पर आएगा -20, फिर से माइनस से गुणा हो जाएगा तो +20 जे कैप, और इनसे बन जाएगा प्लस का 17 के कैप बच्चों। तो इस प्रकार से आपने वज्र गुणन को ज्ञात करना है। एक बार फिर से इसकी कर लो जांच बच्चों, छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो सकता है। 2 - 3 और 4, 3 4 और माइनस का 4। आई कैप के साथ आएंगे ये वाले पद, तो 12 - 16, जे कैप के साथ माइनस, तो यहाँ आएगा -8 और -12, और ये है के कैप वाले पद, यहाँ पर आ जाएगा 8 और 9 17। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों मोस्टली क्वेश्चन में आपको इसी हिसाब से गणना करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हम लोगों को 2 सदिश दिए गए हैं और ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन कैप को ज्ञात करना है। और एन कैप का सूत्र हम जानते हैं बच्चों, एन कैप होता है ए क्रॉस बी और बटे में ए क्रॉस बी का मोड। और इसके साथ में क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस और माइनस, स्पेसिफिक क्वेश्चन के हिसाब से।
अब इसको तो एक बार मैं हटा देता हूँ। मुझे वास्तव में मिला है ए और बी, तो मैं अपनी ओर से ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर लेता हूँ बच्चों। तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करूँ तो सारणिक वाले मेथड से होगा, क्योंकि ये घटक के रूप में है। तो आई जे और के, ए के घटक पहले लिखूँ तो 3, 1 और 2, बी के घटक हैं 2, -2 और 2। इसको सारणिक वाले मेथड से हल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4 6 आई कैप, फिर इसको घटा लूँ तो 6 -4 तो आ जाएगा -2 जे कैप, इसको घटा लूँ तो -6 और -2 -8 के कैप। आप चाहो तो एक बार और कर लो चेक बच्चों। ये और ये जाएगा तो 2 और 4 बनेगा 6, ये और ये जाएगा तो 6 में से गया 4 तो 2, लेकिन हम बीच वाले पे क्या लगाते हैं माइनस। ये और ये जाए तो -6 और -2 बन जाएगा -8 के कैप। इस प्रकार से ए क्रॉस बी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, इसको नाम देना समीकरण नंबर 1। अब इसके साथ साथ हम इसका मोड भी ज्ञात कर लेंगे। अब मोड ज्ञात करना बड़ा ही आसान है बच्चों। ये घटक के रूप में, इसका मोड हम लोगों को ज्ञात करना आता है। तो 6 का वर्ग 36, फिर ये -2 का वर्ग बन जाएगा 4 और 8 का वर्ग या -8 का वर्ग बन जाएगा 64। ओवरऑल वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 104, 40 और ये 64, 104। इसको और हल करना चाहे तो ये बच्चों और भी हल हो सकता है, जो कि बन सकता है 2√27। और नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉरी। चलो हम एक बार इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एन कैप का मान ज्ञात करते हैं। अब सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए कर रहा हूँ बच्चों इस सूत्र का प्रयोग, आगे प्लस और माइनस को यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसमें इसका भाग लगाना है, तो ये 1/104 पहले लिख दिया और अब इसके बाद इस वेक्टर को लिख दो जो हमने ए क्रॉस बी से ज्ञात किया था, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से यदि दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो एन कैप इसी मेथड या इसी सूत्र से ज्ञात कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो मान इक्वल दिए गए हैं और उसके बाद सिद्ध करना है कि ये दोनों वेक्टर परस्पर समांतर होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, दिया गया है कि जो मेरे पास क्वेश्चन में है ना बच्चों, उसको मैं नोट कर लेता हूँ, ये वाले मान। तो ए क्रॉस बी इक्वल दिया गया है किसके बच्चों, सी क्रॉस डी के, समीकरण 1, और ए क्रॉस सी का मान दिया गया है बी क्रॉस डी के इक्वल बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब मुझे सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश परस्पर समांतर होंगे। तो इसके लिए मैं वज्र गुणन का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करूंगा, जानबूझकर ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, फिर वज्र गुणन बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मान ज्ञात करूंगा। लेकिन ये तो घटक के रूप में है ही नहीं, तो नॉर्मली जैसे हम लोगों को गुणा आता है वैसे ही गुणा करूंगा। लेकिन अब कौन सा गुणन हो रहा है, वज्र गुणन या सदिश गुणन, तो ध्यान एक ही बात का रखूंगा कि सीक्वेंस नहीं बदल सकता, और अगर सीक्वेंस बदलूंगा तो उसका पद का जो चिन्ह है वो भी मुझे बदलना पड़ेगा। तो एक एक करके चलता हूँ। ए वेक्टर का गुणा करता हूँ पहले, तो आएगा ए क्रॉस बी, फिर माइनस ए क्रॉस सी, फिर इसका गुणा करता हूँ तो माइनस डी क्रॉस में बी, यहाँ पर बन जाएगा लास्ट में प्लस डी क्रॉस सी बच्चों। अब क्या करता हूँ, ये ए क्रॉस बी आ रहा है और ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी क्रॉस डी के। तो मेरे पास ये रहा पद, इसमें मैं आगे पीछे बदल लेता हूँ। यानी अगर मैं इसमें चिन्ह को या सॉरी वेक्टर को आगे पीछे करूँ तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो बन जाएगा माइनस सी वेक्टर और डी वेक्टर। सी को पहले लिख लिया और डी को बाद में। इसी हिसाब से ये जो दो पद हैं बच्चों, इसमें ए और सी तो है, इनमें से कॉमन ले लो एक बार माइनस, तो यहाँ पर ए क्रॉस सी को तो आप नोट कर दो। बचा कौन, डी क्रॉस बी, और डी क्रॉस बी को आप उल्टा कर लो। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा बी क्रॉस में डी वेक्टर बच्चों। तो बी और डी का मैंने सीक्वेंस बदल लिया जिससे इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ए बी और सी डी एक जैसे हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसी प्रकार ए सी और बी डी एक जैसे हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। सारे वेक्टर थे बच्चों, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी कि 0 वेक्टर। दो सदिशों का वज्र गुणन यदि 0 आता है
दो सदिशों का वज्र गुणन यदि 0 आता है तो वह दोनों सदिश कौन कौन से थे, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर परस्पर समांतर होंगे। और हमें अंत में यही सिद्ध करते हुए आना था बच्चों। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों का आपको वज्र गुणन लेना है, उसको हल करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होते वैल्यू बनेगी 0। तो लास्ट में ये वाली जो लाइन हम लोगों ने लिखी है ये वाली लाइन आ जाएगी और आपके क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर हमें उदाहरण नंबर 19 को हल करना है। इसमें दिया है ए क्रॉस बी इक्वल सी क्रॉस बी। तो पहले दी गई चीज़ को उठाकर हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस में बी। इस पद को उठा के इधर ले आओ तो बनेगा ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस में बी। अभी तक मैंने कोई सीक्वेंस नहीं बदला है, ये वेक्टर हैं दोनों, तो यहाँ पर बनेगा 0 वेक्टर बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा सोचिए कि इनमें से कौन सी चीज़ आ सकती है कॉमन। बी वेक्टर कॉमन आ सकता है, लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखूँगा तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और वज्र गुणन बी वेक्टर इस साइड में लिखूँगा ना कि आगे, वरना उससे सीक्वेंस बदल जाएगा बच्चों। और इक्वल में क्या आ रहा है 0 वेक्टर। इससे ये नहीं महसूस हो रहा कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो होगा वो समांतर होगा बी वेक्टर के। जब दो सदिशों का वज्र गुणन 0 आता है तो परस्पर समांतर बन जाते हैं। अब इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि जब हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पर एक बात आई थी कि यदि ए और बी सरेख या समांतर सदिश हों तो उन दोनों में कांस्टेंट का फ़र्क होता है। तो हम लिख देते हैं ए वेक्टर इक्वल में लैम्डा बी वेक्टर। इसी प्रकार से इनमें भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू दी लैम्डा बी वेक्टर। और हमें अंत में इसी स्टेप पर आना था जहाँ पर लैम्डा एक अदिश राशि है या कांस्टेंट है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया सिद्ध। तो दिए गए मान को यूज़ करते चलिए, इस स्टेप पर आएंगे, इससे इसके साथ यूज़ करो, ये आपका लास्ट स्टेप बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का या इस उदाहरणों का हमारा आखिरी। इसमें हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। समतल में कोई 3 बिंदु हों तो समतल ABC के अभिलंब दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। इसमें बहुत सारी बातें बच्चों मिक्स हैं, तो इन बहुत सारी बातों मिक्स बातों को मैं पहले धीरे धीरे करके हल करता हूँ। पहला क्या लिखा है, 3 बिंदु एक समतल के अंदर। मान लो ये कोई समतल है मेरे पास, इसमें 3 बिंदु हैं मेरे पास A, B और C। अब मुझे इस समतल के लंबवत पहले कोई सदिश ज्ञात करना है और मुझे इकाई सदिश आता है ज्ञात करना n कैप की सहायता से। लेकिन उसमें मेरे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर होते हैं A और B। उसी से तो ये फॉर्मूला बनता है n कैप का, A क्रॉस B बटे में A क्रॉस B का मोड। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 3 बिंदु हैं, 2 सदिश नहीं है। तो पहले मैं इन 3 बिंदुओं की सहायता से कोई भी 2 सदिश को कर लूँगा ज्ञात बच्चों। तो मैं एक तो निकालूंगा ए बी वेक्टर और एक निकालूंगा ए सी वेक्टर। वो मेरे लिए स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर बन जाएंगे। और जैसे ही वो वेक्टर आएगा तो मैं एन कैप का मान ज्ञात कर लूँगा, एक काम। इससे तो क्या मिलेगा, इकाई सदिश। मुझे क्या चाहिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 5 इकाई। तो जो इकाई सदिश आएगा ना उसका गुणा कर दूंगा किससे बच्चों, 5 से गुणा करते ही वो 5 मात्रक का एक नया सदिश बन जाएगा। तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास दिए गए बिंदु हैं उसके आधार पर मैं निकालता हूँ ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर का क्या मतलब होगा, देखो बी में से एक कोऑर्डिनेट को लूँगा घटा, तो 2 में से 1 गया 1 यानी आई कैप, -1 में से गया 2 तो माइनस का 3 जे कैप, और 1 में से 2 गया तो माइनस का के, और यहाँ पर आ जाएगा कैप। इसको तो मान लूँगा मैं स्मॉल ए वेक्टर। इसी प्रकार से मैं ज्ञात करता हूँ ए बी वेक्टर के बाद ए सी वेक्टर ज्ञात कर लेता हूँ। ए सी वेक्टर का मतलब सी में से 1 घटाऊँगा तो यहाँ पर -1 में से 1 जाएगा तो -2 आई कैप, -2 में से 2 गया तो माइनस का 4 जे कैप, और 3 में से 2 गया तो आ जाएगा प्लस का के कैप बच्चों। इसको नाम दे दूंगा बी वेक्टर। ये लगा दी समीकरण नंबर 1। अब इनकी दिशा में मैं पहले इकाई सदिश को ज्ञात करूंगा और उसके लिए मुझे आवश्यकता है ए क्रॉस बी की पहले। तो इनकी सहायता से मैं ए क्रॉस बी को ज्ञात कर लेता हूँ, और उसका मेथड हम जानते हैं। जब घटक के रूप में हो तो सारणिक की सहायता से ज्ञात होता है। पहले स्मॉल ए वेक्टर, इसके घटक 1 -3 और -1,
1 -3 और -1। फिर स्मॉल b के घटक -2 -4 और 1, -2 -4 और 1। इसकी सहायता से a क्रॉस b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक एक करके ये और ये पच जाएंगे, तो -3 और -4 -7 i कैप। फिर एक बार फिर चेक कर लो, -3 ये 4 -4 -3 और -4 यानी -7 i कैप। ये और ये पच जाए तो 1 में से 2 जाएगा तो -1, लेकिन फिर से माइनस से गुणा होगा तो प्लस का j कैप। इन दो पदों अगर हल करूं तो -4 -6 यानी -10 k कैप बच्चों। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये लो। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है तो a क्रॉस b के मोड की भी आवश्यकता होगी बच्चों। इसको भी कर देते हैं ज्ञात। तो ये इसके घटक है -7 1 और -10, इनके वर्ग कर लेते हैं 49 1 और 100। इसका रूट ये 150 का आ जाएगा रूट बच्चों, जो कि बन सकता है 25 और रूट 6 नहीं 5 रूट 6 सॉरी 5 और रूट 6। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3। 150 को लिख दिया 25 गुणा 6, 25 को बाहर लाऊं तो बन जाएगा 5 रूट से आने के बाद। अब इस आधार पर हम लोग n कैप को ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का मोड बच्चों। a क्रॉस b वो रहा -7 i कैप प्लस j कैप -10 k कैप, और बटे में आ जाएगा 5 रूट और 6। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन की फॉर्म में। अब अभीष्ट सदिश जो होगा उसका मात्रक हमें कितना चाहिए बच्चों, 5 इकाई। तो हम लोग लिखते हैं, इसलिए अभीष्ट सदिश, जिस सदिश को हमने ज्ञात करना है वो इसी की साइड में होगा लेकिन गुणा हो जाएगा 5 से, यानी 5 n कैप। तो इसका गुणा कर दूंगा 5 से, तो अभीष्ट सदिश बन जाएगा 5 गुणा में अंदर आएगा -7 1 और -10, -7 1 और -10, और बटे में चल रहा है 5 रूट 6। ये दोनों पद कैंसिल, बचेगा 1 बटे रूट 6 -7 i कैप प्लस j कैप और -10 k कैप बच्चों। ये वो अभी सदिश है जिसको आपने ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हल हो सकता है, बस थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। तो आज के बच्चों आज के वीडियो में इतना ही हम लोग हल करने वाले हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।